नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अब उत्तराखंड में एक ही छत के नीचे से होगी प्रदेश की सुरक्षा। सीएम धामी ने सरदार पटेल भवन का किया उद्घाटन। डीजीपी सहित आला अधिकारी रहे मौजूद। सीएम धामी ने दून अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। मरीजों से पूछ जाना हाल। तीमारदारों से की बातचीत। गंदगी पर जताई नाराजगी। हॉस्पिटल में सुविधाओं के बारे में जाना। केदारनाथ धाम में सोने की परत का मामला मचे बवाल पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने दिए जांच के आदेश। दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह के अंदर नोट उड़ाने का मामला। पर्यटन मंत्री के निर्देश के बाद एफआईआर दर्ज। कहा मंदिर की महत्ता का रखना चाहिए ध्यान। डीजीपी ने कहा होगी कार्रवाई। और उत्तराखंड में मौसम के अलर्ट बाद प्रशासन जुटा तैयारियों में। कम समय होने के चलते नगर निगम को बड़ी चुनौती। जिलाधिकारी ने कहा लोगों को नहीं होगी परेशानी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में एक और मजबूत कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरदार पटेल भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर डीजीपी उत्तराखंड आईजी गढ़वाल सहित पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। सरदार पटेल भवन में आईजी गढ़वाल कार्यालय डायल 112 सेंटर ट्रैफिक डायरेक्टरेट बनाई गई है, जिससे प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को अब एक ही छत के नीचे से मॉनिटर किया जा सकेगा। वहीं डीजीपी उत्तराखंड भी सप्ताह में एक दिन सरदार पटेल भवन में बनाए गए ऑफिस में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर कहा कि सरदार पटेल भवन के निर्माण करने से स्मार्ट पुलिस की प्रदेश को बेहतर सुविधा मिलेगी। ये भवन यहाँ पर लोकार्पित हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से बना हुआ है पटेल भवन। निश्चित रूप से इसके अंदर बहुत सारे कार्यालय यहाँ पर चलेंगे और स्मार्ट पुलिसिंग भी यहाँ से होगी। 112 भी का भी कार्यालय इसके अंदर होगा और भी अन्य कार्यालय एक स्थान पर होने से जहाँ आपस में एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन करने में, आने जाने में जो एक समय खराब होता था वो समय नहीं लगेगा और जल्दी से जल्दी काम होंगे, लोगों को राहत मिलेगी। और हमारा भी यही है कि उत्तराखंड की हमारी पुलिस हर क्षेत्र में अच्छा काम करे। उत्तराखंड में सीएम मीडिया से मुखातिब हुए और पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। उनके आह्वान पर विश्व में 21 जून को योग दिवस घोषित किया गया। इसके साथ ही कहा कि इसी के तहत समूचे उत्तराखंड में हर घर में, हर कार्यालय और संस्था में योग हो। सभी लोग योग के कार्यक्रम से जुड़े, योग करके स्वयं को निरोगी बनाएं। इसके लिए उत्तराखंड में पर्यटन, धार्मिक, अध्यात्म और सांस्कृतिक स्थलों पर सभी जगह योग दिवस मनाया जाएगा। मैं सबसे पहले तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद विश्व योग दिवस मना रहा है। उनके अनुरोध पर 21 जून को विश्व योग दिवस घोषित किया गया है और उस क्रम में पूरे उत्तराखंड के अंदर हर घर में योग हो, हर कार्यालय में योग हो, हर संस्थान इस योग के कार्यक्रम में जुड़े और योग करके स्वयं को निरोगी बनाने का काम करें। और उत्तराखंड के अंदर हमारा जगह जगह पर जितने भी हमारे प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, प्रमुख हमारे ऐसे स्थल हैं जहाँ पर धर्म, अध्यात्म और संस्कृति के क्षेत्र में काम होता है, सभी में हम योग को योग दिवस के रूप में मना रहे हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के द्वारा संगठन का चुनाव करने को लेकर अपनी कमर कसते हुए नजर आ रहा है। वहीं आज हल्द्वानी में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों के द्वारा एक प्रेस वार्ता की। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नवीन वर्मा ने बताया कि पूर्व में संगठन का कार्यकाल
कोरोना महामारी के कारण पूरा नहीं हो पाया था और न ही उस दौरान संगठन में चुनाव की प्रतिक्रिया हो पाई थी। इस कारण संगठन के त्रिवार्षिक चुनाव को इस साल 20 जुलाई तक करने को लेकर संगठन के सभी पदाधिकारियों की सहमति बन चुकी है और पूरे प्रदेश में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के चुनाव 20 जुलाई तक संपन्न कर लिए जाएंगे। देखिए, हमारे चुनाव जो हैं कुछ समय से लंबित थे, क्योंकि हमारा कार्यकाल पिछला कार्यकाल जो कार्यकारिणी का था वो समाप्त हो चुका था नवंबर में। तो अब जो है हम लोग ये पर्यटन सीजन और तीर्थाटन का जो हमारा मेन सीजन है उसको देखते हुए हमने जून तक थोड़ा अवॉइड रखा था। तो अब जून के बाद 20 जुलाई तक की हमने डेट दे रखी है। 20 जुलाई तक हम चुनाव करवाने के लिए हमने आज इस संदर्भ में हमारे जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं श्री प्रमोद गोयल जी, उनको कार्यभार दे दिया है कि भाई अब आप इसको संभालें और आज से आचार संहिता भी लग गई है। चुनाव के संबंध में, चुनाव चूँकि काफ़ी समय से ड्यू थे, इसलिए चुनाव के संबंध में हम लोग पहले से ही काफ़ी तैयार थे और चूँकि पहले ही लेट हो चुका है तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम चुनाव करवा दें। हमें अगले महीने की 20 तारीख तक लिए चुनाव करवाने को कहा गया है। हम पूरी कोशिश करेंगे इस समय के अंदर चुनाव करवा पाएँ। आज प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश महामंत्री और श्री संरक्षक हमारे बाबूलाल गुप्ता जी की अध्यक्षता में जो आज मुझे मुख्य चुनाव अधिकारी घोषित किया गया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ उनका। रुड़की के रामपुर निवासी मोहम्मद साकिब ने नीट 2023 की परीक्षा में 98.7 परसेंटाइल प्राप्त कर कामयाबी हासिल की और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस दौरान उनके निवास पर परिजनों और क्षेत्रवासियों ने मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया और साकिब की उपलब्धि पर बधाई दी। इस दौरान मोहम्मद साकिब ने अपनी सफलता का श्रेय परिजनों और गुरुजनों को देते हुए नीट 2023 की परीक्षा में ये अंक प्राप्त कर कामयाबी हासिल की और क्षेत्र का नाम रोशन किया। इस दौरान उनके निवास पर परिजनों और क्षेत्रवासियों ने मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया और साकिब को उपलब्धि पर बधाई दी। परीक्षा अच्छे अंकों के साथ पास करी है, 98.7 परसेंटाइल के साथ। इसके लिए काफ़ी संघर्ष करी है। नेशनल एग्ज़ाम है, बहुत बड़ा कंपटीशन है, सिर्फ देश का 1% बच्चा सिलेक्ट होता है, तो बहुत मेहनत तो बहुत ज़्यादा रही है, कई साल की मेहनत रही है इसके लिए। डॉक्टर बनने की चाहत तो बचपन से ही थी, 4वीं-5वीं क्लास में जब आ जाते जैसे थॉट आ जाता है, लेकिन अच्छे से इसकी तैयारी के लिए 10वीं के बाद लगा था मैं। 11वीं-12वीं की मैंने इसकी तैयारी करी है और अब मैंने उत्तीर्ण करी है, तो अब पास हो गया हूँ इसमें, इंशाल्लाह नंबर आ जाएगा। सबका सहयोग रहा है, माता पिता का, ताऊ जी का, चाचा जी का, दादी जी का, पूरे परिवार का रहा है, नाना नानी जी का। खुशी तो शब्दों में बयान करने लायक नहीं है, इतनी खुशी है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते इसको। और बस सब दुआ ही करते थे कि जो जिसमें मिशन पे बच्चा लगा उसमें कामयाब हो जाए। 10वीं हाई स्कूल के बाद इसने अपना लक्ष्य तय कर लिया था और उसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए और मेहनत की और आज मेहनत का फल मिला। तो आने वाले में समय में अपना लक्ष्य पूरा करेंगे, जो भी आगे लक्ष्य बनाया। केदारनाथ धाम में लगाई गई सोने की परत पर मचे बवाल को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बयान देते हुए कहा कि इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने आगे बताया कि सोना दानदाता द्वारा ही मंदिर में चढ़ाया गया है, लेकिन जांच के बाद ही अगर कोई दोषी पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बारे में जांच मैंने बैठा दी है और जांच के जब हमारे पास रिपोर्ट आएगी उसके बारे में हम कुछ कह सकते हैं। पर इतना ही मैं कहूंगा कि जिस दानदाता ने जो सोना दिया है उसी ने लगाया है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। पर मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि जांच बैठ चुकी है और उस जांच के बाद हम कार्रवाई करेंगे। केदारनाथ मंदिर गर्भगृह के अंदर नोट उड़ाने को लेकर वायरल हुई वीडियो पर पर्यटन मंत्री के निर्देश के बाद एफआईआर दर्ज करवा ली गई। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना निंदनीय है और हमें मंदिर की महत्ता को ध्यान में रखना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा, अगर ऐसा कोई मामला संज्ञान में आता है तो उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन कोई भी ऐसे फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करे। एफआईआर लॉन्च हो गई है। जो जिस तरह से नोट उड़ा रहा था वो गलत है और हम चाहते हैं कि चार धाम की सैंक्टिटी को, इसकी धार्मिकता को सुरक्षित रखा जाए और हम लोग ज्यादातर कमेंट्स ना करें। कोई चीज है तो उसको हमें बता दें, उसकी हम जांच करा लेंगे, पर इस प्रकार से सोशल मीडिया में हम चार धाम की बदनामी ना हो, इसका ख्याल हम लोगों को रखना चाहिए। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम के गर्भगृह में नोट उड़ाने के मामले में उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि
आस्था के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। पुलिस पहले से ही काफी ऑपरेशन मर्यादा चला रही है और कई हजार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। केदारनाथ धाम आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। आम आदमियों के लिए केदारनाथ धाम के गर्भगृह का वीडियो बनाना प्रतिबंधित है, लेकिन गर्भगृह में नॉट उड़ाने का वीडियो वायरल हो रहा है। पैसा बखेरने वाला, हाँ, उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और ऐसा किसी को भी जो है आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। हम पहले से ही ऑपरेशन मर्यादा चला रहे हैं, जिसमें आपको पता है कई हजार लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हो चुकी है। मानसून का मौसम शुरू होने वाला है, जिसकी वजह से बरसात को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। उन कॉलोनियों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर जल भराव होता है, जिससे नाली की सफाई कराई जा सके, लेकिन समय कम होने के कारण नगर निगम के सामने बड़ी चुनौती है। आउटर वाले इलाके में लोगों को जल भराव का सामना करना पड़ता है, जिस कारण बरसात का मौसम आने से पहले नाला निर्माण और सफाई को लेकर तमाम समस्याएं आती है। निगम में निकासी के लिए लगभग 235 छोटे बड़े नाले हैं और 50 से ज्यादा ऐसी कॉलोनियां हैं जहां पर निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोगों ने अपने यहाँ पे जो जिला स्तर के अधिकारी हैं उनकी रोड वाइज ड्यूटी लगाई है, ड्रेन वाइज ड्यूटी लगाई है और नगर निगम में जो नगर आयुक्त हैं उनको हमने नोडल बना रखा है और पीडब्ल्यूडी की जितनी भी टीम है उनके मार्गदर्शन में जितने भी ड्रेन्स हैं उनकी क्लीनिंग का काम कर रहे हैं। स्लैब्स निकालने का काम पीडब्ल्यूडी कर रही है और सफाई का काम फिर अपना नगर निगम कर रहे हैं। तो हम लोग डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो काम चल रहे हैं, जो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, उनकी भी हम लोग डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो काम पूरे जितना जल्दी होंगे उतना जल्दी और ड्रेनेज में इश्यूज़ कम। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रीय सैनिक संस्था रुड़की इकाई द्वारा देश के सम्मान में राष्ट्रीय सैनिक संस्था मैदान में कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पूर्व सैनिक को भी सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रभक्ति कभी खत्म नहीं होती और जो पूर्व सैनिक रिटायर होता है वो अपने आप में नेचुरल लीडर्स होते हैं। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे परमार्थ निकेत के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा कि संत रक्षा करते हैं अपनी संस्कृति की और सैनिक सीमाओं की। जब सीमाओं की सुरक्षा होती है तभी संस्कृति की सुरक्षा हो सकेगी। आज राष्ट्रीय सैनिक संस्था ने कुछ एक संकल्प लिए हैं। मुझको ऐसा लगता है कि हर एक सैनिक जब रिटायर होता है तो उसका जो राष्ट्र के प्रति राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र सुरक्षा, राष्ट्रभक्ति वो कभी ख़त्म नहीं होती है। ये जो अध्याय है ना राष्ट्रभक्ति का, राष्ट्र निर्माण का, राष्ट्र सेवा का, ये अंतिम सांस तक चलता है। इसलिए जो भी रिटायर हुआ है उसके मन के अंदर, आत्मा के अंदर में एक लगन रहती है। मेरे यज्ञ होता है तो राष्ट्रगान होता है। मुझे लगता है आज यही चाहिए। भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं ना, इस देश के 140 करोड़ लोग जब खड़े हो जाएंगे तो पक्का मानिए राष्ट्र को विश्वगुरु बनाना नहीं पड़ेगा, बन गए। उसी दिन जिस दिन हमारे देश के अंदर, हमारे मन के अंदर राष्ट्र भाव जाग जाता है, देश हमें देता है सब कुछ। अब टाइम आया है हम भी कुछ देना सीखें। जिस दिन ये बात बन जाएगी पक्का मानिए बात बन जाएगी। और आज वही दर्शन कराया हमारे देश के इन जवानों ने। लगता था हमारे जनरल साहब और हमारे गवर्नर साहब रिटायर हुए हैं, लगता ही नहीं था बिल्कुल। और फिलहाल इस बुलेटिन में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। G20 की सफल मेजबानी से आज भारत वसुधैव कुटुंबकम के संदेश के साथ पूरी दुनिया में अपने बढ़ते प्रतिनिधित्व का परिचय दे रहा है। देवभूमि उत्तराखंड ने G20 सम्मेलन की पिछली 2 सफल बैठकों की मेजबानी के साथ पूरी दुनिया को अपनी समृद्ध परंपराओं, संस्कृति और चहुमुखी विकास से रूबरू कराया है। एक बार फिर उत्तराखंड तैयार है 26 से 28 जून तक G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक के लिए। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आज उत्तराखंड का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर नए भारत की तस्वीर पेश कर रहा है। ऑल वेदर रोड से बढ़ रहा है पर्यटन, राज्य के वर्ल्ड क्लास हाईवे बढ़ा रहे हैं रफ्तार, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बना एशिया में मिसाल,
वहीं यात्रा मार्गों की दूरियों को कम कर रहे हैं रोपवे, ब्रिज, फ्लाईओवर्स के बढ़ते निर्माण। वंदे भारत ट्रेन की जनता को मिली सौगात। वहीं पहाड़ पर रेल के संकल्प को साकार कर रहा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे का भव्य निर्माण। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून बन रही स्मार्ट सिटी, तो वहीं अमृत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से बदल रहा लोगों का जीवन। एक बार फिर उत्तराखंड अतिथि देवो भव के ध्येय के साथ तैयार है G20 सम्मेलन के शानदार आयोजन के साथ दुनिया के स्वागत के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने सोमवार को सचिवालय में इको टूरिज्म और सरकारी भूमि की डिजिटल सूची तैयार किए जाने के संबंध में बैठक आयोजित की। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों और डीएफओ को इको टूरिज्म की दिशा में स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर दिए जाने पर फोकस करते हेतु प्रस्ताव तैयार किए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सभी जनपदों में इको टूरिज्म को बढ़ावा दिए जाने हेतु स्थान चिन्हित किए जाने के साथ ही डीपीआर तैयार किए जाने के निर्देश दिए। कहा कि प्रस्ताव में डीपीआर के साथ फंडिंग और योजना पूर्ण होने की समय सीमा से पहले ही निर्धारित की जाए। उन्होंने कहा कि इको टूरिज्म को सफल बनाए जाने हेतु इको पार्क से प्राप्त राजस्व का 80 से 90% हिस्सा इसकी मरम्मत आदि के लिए प्रयोग किया जा सकेगा। इसका शासन आदेश जारी किया जा चुका है। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में 22 जून से 30 जून तक मसूरी योगा फेस्टिवल का आयोजन कराया जाएगा, जिसमें योगा ट्रेनर कोमल सोमवाल द्वारा लोगों को योग के बारे में जागरूक किया जाएगा। मसूरी के होटल के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने बताया कि मसूरी में पहली बार मसूरी योगा का फेस्टिवल आयोजन कराया जा रहा है, जो मसूरी राधा कृष्ण के मंदिर के सभागार में 22 जून से 30 जून तक आयोजित किया जाएगा। मसूरी योग फेस्टिवल जो है ये इस वर्ष मसूरी में प्रथम बार किया जा रहा है। उत्तराखंड में समय समय पर हर पर्यटक स्थल में योग उत्सव होते हैं। ऋषिकेश का योग फेस्टिवल बहुत ही मशहूर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। इसके साथ साथ नैनीताल में हो रहे हैं, हरिद्वार में होते हैं, देहरादून में होते हैं। मसूरी इससे अछूता था और इस बार हमने प्रयास किया है कि मसूरी में एक मसूरी योग फेस्टिवल की शुरुआत हो, जिसको हम जल्द ही इस बार छोटे स्तर पर शुरू कर आने वाले समय में अगले वर्ष एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले। प्रदेश में मानसून कुछ ही दिनों में दस्तक देने वाला है। ऐसे में राजधानी देहरादून में आमतौर पर बारिश के चलते जगह जगह नालियां चौक हो जाने से सड़कों में जलभराव की स्थिति पैदा होने लगती है। मानसून को देखते हुए जिलाधिकारी सोनिका ने कहा कि लगातार इस संबंध में संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है कि बारिश के चलते सड़कों पर जगह जगह वाटर लॉगिंग की जो समस्या आए दिन बनी रहती है उसको तत्काल ठीक किया जाए। हम लोग डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं नाली सफाई की, क्योंकि मेन इशू वाटर लॉगिंग का आता है पूरे शहर में, और हम लोग नालियों की सफाई की कार्रवाई चल रही है हमारे यहाँ पे। कुछ जगह पे नालियों के कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है और हम जितना जल्दी हो सके मैंने सभी को कहा है कि अपना काम पूरा करें, जिससे कि इस बार कम से कम वाटर लॉगिंग का इशू ना आए हमारे यहाँ पे। प्लस जो नदियों में मलबा है, रिवर ड्रेजिंग का काम या चैनलाइजेशन का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड के सभी जनपदों के साथ साथ हरिद्वार जनपद में भी ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान में हरिद्वार के सिडकुल पुलिस ने चेकिंग के दौरान सिडकुल बहादराबाद 4 लेन स्थित एक खोखा संचालक युवक को भारी मात्रा में अवैध गांजे की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया। युवक के पास से पुलिस ने कुछ नकदी भी बरामद की। आरोपित युवक के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर मेडिकल जांच के बाद आरोपित युवक को कोर्ट से जेल भेज दिया। ड्रग फ्री देवभूमि मिशन 2024, उसी के तहत हमारे द्वारा समय समय पर जनसभाएं भी आयोजित की जाती रहती है एवं प्रिवेंटिव के तहत अभियोग पंजीकृत के लिए भी कार्रवाई की जाती रहती है।
इसी क्रम में हमारे द्वारा एक सफलता हासिल की गई है सिरकुल क्षेत्र में। सिरकुल क्षेत्र में राजा बिस्कुट चौक के पास एक खोखा था जिस पर अवैध रूप से ये गांजा वगैरह बेचा जा रहा था। इसकी समय समय पर हमें इनपुट प्राप्त हो रहे थे। सूचना पर हमारे द्वारा साझे में टीम तैनात की गई एवं इनपुट प्राप्त होने पर उस पर दबिश दी गई एवं वहाँ पर सफलता हासिल हुई। हरिद्वार के नवनियुक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने चार्ज संभाल लिया है। नवनियुक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने आगामी कावड़ मेला 2023 की तैयारियों को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में 3 टीम कार्य करेंगे, जिसमें से हरिद्वार, लक्सर और रुड़की में तीनों टीम अलग अलग कार्य करेंगे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कावड़ मेले के दौरान तीनों टीम सक्रिय रूप से क्षेत्र में बिक रही खाद्य सामग्री पर नजर बनाए रखेंगे। इसके साथ ही कावड़ पटरी पर लगने वाली खाने पीने की दुकानों पर खाद्य पदार्थों के निरंतर सैंपल कलेक्ट करने का कार्य भी करेंगे। हमारे जनपद में मैं अभी यहाँ पे चार्ज लिया हूँ कावड़ से पहले। हमारे पास 3 FSO है, एक रुड़की में है और एक हरिद्वार में है और एक ग्रामीण हरिद्वार का जो क्षेत्र पड़ता तहसील हरिद्वार में। 3 FSO मेरे पास है। तीनों की संयुक्त टीम बना के मेरे द्वारा कावड़ से पहले जितने भी बाहर से आने वाले वाहन हैं और बाहर से जो जितने भी खाद्य सामग्री बाहर से आ रहे हैं उसकी चेकिंग का प्लान है। और दूसरे जो भी नए ढाबे लगते हैं या कावड़ यात्रा पटरी पर कई दुकानें खुल जाती है, उनको हम चेकिंग के लिए स्पेशल टीम बनाई जाएगी। सीमांत जिला चमोली के पोखरी विकास खंड के दुरुस्त गांव नेल में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपजिलाधिकारी संतोष कुमार पांडे की अध्यक्षता में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम सड़क, शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य के अलावा कई मामले छाए रहे। एसडीएम पांडे ने बताया कि शिविर में कुल 34 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें से 28 शिकायतों का संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश जल्द निपटाने के दिए गए, जबकि 6 शिकायतों को उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है। उत्तराखंड मुस्लिम राष्ट्रीय मंच परिवार की ओर से ज्वालापुर में पैगाम ए अमन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संस्थापक इंद्रेश कुमार रहे, जिनका सैकड़ों की संख्या में मौजूद संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने हिंदुस्तान एक है, हम सब एक है का संदेश देते हुए संगठन में शामिल कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी। इसमें वरिष्ठ कार्यकर्ता शबनम जहां को हरिद्वार विभाग संयोजक, तो वहीं अनम अंसारी रुड़की को सह संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज के इस जलसे में सैकड़ों हजारों की संख्या में उपस्थित होकर पहली बात ये कही, हम 135-140 करोड़ हिंदुस्तान के लोग आवाज़ ऊंची करके बोला, हम कौन, हिंदुस्तान हिंदुस्तानी, भारत भारतीय, इंडिया इंडियन, हम हिंदुस्तान हिंदुस्तानी। केदारनाथ धाम में एक महिला ने गर्भगृह में जाकर बाबा के शिवलिंग पर नौट उड़ाए और तीर्थ पुरोहित द्वारा पूजा भी कराई गई थी। वीडियो के वायरल होने के बाद धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने के आरोप में महिला पर केस दर्ज कर लिया गया। नौट उड़ाने के मामले में महिला पर FIR दर्ज की गई है। के गर्भगृह में एक महिला द्वारा रुपए बरसाए जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। इसका संज्ञान लेते हुए केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति ने एक तहरीर पुलिस को दी है, जिस आधार पर पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है और विधिक कार्रवाई जो है वो की गई है। इसमें जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और विधिक कार्रवाई जो है वो पूरी की जाएगी। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक गंगा घाट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक दूसरे समुदाय के कुछ लोगों को घाट से भगाता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो ज्वालापुर क्षेत्र के अग्रसेन गंगा घाट का लग रहा है। वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई है। CO सिटी जूही मनराल मामले की जांच कर रही है, तो वहीं पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि वीडियो और घटना के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। मामले में नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत ही संवेदनशील मैटर है और इसमें वीडियो भी वायरल हुआ, उसको संज्ञान में भी लिया गया है। CO सिटी इस मामले को पूरा देख रही है और
जो युवक है उस और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।